एपिसोड 359। मैं अस्पताल के लिए निकल पड़ा। अस्पताल ज़्यादा दूर भी नहीं था। मैं टहलता हुआ उधर बढ़ता जा रहा था। शहर छोटा सा हो तो आने जाने में भी आसानी रहती है और भीड़ भाड़ ट्रैफिक के शोर से भी निजात मिली होती है। गो के ये सड़क मरकजी हैसियत की थी, मगर गाड़ियां बराए नाम चल रही थीं। मैं टहलने के अंदाज में चलता हुआ अस्पताल की जाने बढ़ रहा था। मेरे कब्जे में इमदाद शाह जैसा बंदा था। मैं उसी के बारे में सोच रहा था। अब तक ये बात सामने नहीं आई थी कि वो है क्या, उसकी अहमियत क्या है, लेकिन ये बात साबित हो चुकी थी कि वो गद्दारों के ग्रुप से ताल्लुक़ रखता था। अब उससे मजीद राज उगलवाना था जो मैं यहाँ नहीं पिंडी पहुंचकर उससे उगलवाता। तब तक उसे कब्जे में रखने के लिए ज़रूरी था कि हर तरफ से होशियार रहूं। सफ़ीर बता चुका था कि कोई मशकूक आदमी रियासत खान की निगरानी कर रहा है। उससे ये बात साफ ज़ाहिर थी कि इमदाद शाह का नेटवर्क बड़ा है, शहर में उसके बंदे मौजूद हैं। कहीं उसका कोई साथी मुझे ही शिकार न कर ले। इस ख्याल के आते ही मैंने इधर उधर नाकदाना अंदाज में नज़र डाली, मगर उधर कोई भी मशकूक बंदा नज़र न आया जो मुझ पर नज़र रखे हो। मैंने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी, इसलिए कि अब अस्पताल भी नज़दीक आ रहा था। अस्पताल गो के छोटा था, लेकिन साफ़ सुथरा और जदीद सहूलियात से मुज़य्यन था। कंपाउंड में कदम रखते एक खुशगवार सा एहसास हुआ। सब्ज़े की चादर दूर तक बिछी थी। मैं आहिस्ता रवी से अंदर की तरफ बढ़ा। तभी मेरी नज़र मुर्तजस्सिस पर पड़ी। वो ठंडी बोतल लिए उस कमरे की तरफ जा रहा था जिधर रियासत को रखा गया था। मुझे देखते उसने सलाम किया। अब तबीयत कैसी उसकी? अब तो पटापट बोल रहा है। लगी नहीं रहा कि उसकी हालत कभी इतनी ख़राब थी। चलो, ये तो अच्छा ही हुआ। कमरे में दाखिल हुआ तो रियासत खान बेड पर नीम दराज था। मैंने उसके चेहरे पर नज़र डाली। उसके चेहरे पर बशाशत लौट आई थी। सामने कुर्सी पर सफ़ीर बैठा था। उसके हाथ में मोबाइल था। शायद वो किसी से बात कर रहा था। मुझे देखते ही बोला, मैंने अभी वसीम को कॉल किया था, मेरा ख्याल है रियासत को रिलीज़ करा लिया जाए। उसने जुमला रियासत की तरफ देखकर कहा था। क्यों भाई, क्या इसका ख्याल सही है? मैंने रियासत से पूछा। खुद मेरा भी यही ख्याल है। मुझे अब ज़रा भी कमज़ोरी महसूस नहीं हो रही है। बस कमर से ज़रा नीचे हल्की सी चुभन है। डॉक्टर ने बताया है कि इंजेक्शन दिया जा चुका है, ये दर्द भी कम हो जाएगा। अब मैं खुद को बिल्कुल फिट महसूस कर रहा हूँ। यार सफ़ीर, मैं भी यही चाहता हूँ कि वापस पिंडी के लिए निकल चलूँ। तो आपका क्या ख्याल है? मैं यहाँ ट्रैकिंग के लिए आया हूँ या नांगा पर्वत चढ़ने वाला हूँ या केटू सर करने वाला हूँ? मैं तो खुद जल्द वापसी की सोच रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बाय रोड जाया जाए। यह ख्याल भी बुरा नहीं है। मैं आपको पिंडी तक पहुँचा सकता हूँ। कई बार मुसाफिर लेकर जा चुका हूँ। मुर्तजस्सिस बोला। लेकिन तुम्हारी सुजुकी इतनी आला तो नहीं है कि उस पर इतना लंबा सफ़र किया जाए। मैंने कब कहा कि मैं सुजुकी पर जाऊँगा? मेरे एक जानने वाले ट्रांसपोर्टर के पास हाइलक्स है, वो मैं अक्सर किराए पर लेता रहता हूँ। और तुम्हारे घर वाले? एक माँ थी, उसका भी पिछले साल इंतकाल हो गया। गोया मैं अकेला हूँ। शादी के लिए अभी अभी एक लड़की देखी है। पैसे जमा होते ही उसे दुल्हन बना कर ले आऊँगा। तो फिर ऐसा करो, आज ही जाकर अपने दोस्त से बात कर लो। अगर वो पेश की किराया मांगे तो दे देना। ये कहकर मैंने हजार के 10 नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए। इतने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3000 दे दें, वही बहुत होगा। ज़्यादा रकम इसलिए दे रहा हूँ कि टंकी भी भरवा लेना और दूसरी ज़रूरी चीज़ें भी देख लेना। फिर मैंने रियासत से पूछा, तुम्हारा क्या इरादा है? उसने दुखी लहजे में कहा, अभी आप लोगों से दिल नहीं भरा और आप जाने की कह रहे हैं। जाना तो मुझे भी है, अगर मुनासिब समझे तो अपने साथ ले लें। और तुम्हारे साथी? वो भी साथ चलेंगे। 4 हम हैं, 4 तुम और 3 वो, यानी हमारे कैदी। हाइलक्स में इतने आदमी और लंबा सफ़र। रियासत ने कहा, वो मोटा बॉडी बिल्डर और उसके साथी को मैं जानता हूँ। वो दोनों मकामी गुंडे हैं। उनको साथ ले जाना ज़रूरी भी नहीं है। उन्हें इमदाद शाह ने पैसों के एवज़ बुलाया होगा। जी हाँ, उन दोनों को तो मैं भी जानता हूँ। वो दोनों बस स्टॉप पर गुंडागर्दी करके पैसे कमाते हैं। मुतजस्सिस ने कहा, डन, तुम लोग भी हमारे साथ चलोगे। हम यहाँ से सुबह नमाज के बाद चलेंगे। मैंने रियासत खान के कंधे पर थपकी दी। उसका चेहरा खिल उठा, गोया वो मेरे इस फैसले से खुश था। सफ़ीर लाताल्लुक़ सा बैठा था। मैंने उससे कहा कि वो जाकर डॉक्टर से बात कर ले। अगर डॉक्टर इजाज़त दे तो इसे भी साथ ले चलें। सफ़ीर उठकर चला गया। जब वो वापस आया तो डॉक्टर भी उसके साथ था। उसने कहा, अगर आप लोग ज़िद करेंगे तो मैं इजाज़त दे दूंगा, लेकिन ऐसा आपको अपनी ज़मानत पर करना होगा, इसलिए कि ये इस वक्त तो सही नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी किसी लंबे सफ़र पर इन्हें ले जाना मुनासिब नहीं है। अंदरूनी चोट ज़्यादा है जो ख़तरे का बायस बन सकती है। इसलिए मेरा मशवरा है कि अभी कम अज़ कम 1 हफ़्ता इन्हें शहर से बाहर ना ले जाएं। इन्हें बेड रेस्ट की सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर की बातों ने रियासत खान को उदास कर दिया। वो मुरझा सा गया। मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, यूँ समझ लो हम चलते चलते तुम्हें नज़र आ गए थे। ऐसे लाखों लोग राह में मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं। अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो फिर मुलाकात हो जाएगी। जाते वक्त तुम्हारे अखराजात के लिए मैं सग़ीर को 50,000 रुपये देकर जाऊँगा। इलाज हो जाए तो पिंडी आ जाना। अगर किस्मत में हुआ तो मुलाकात भी हो जाएगी। रियासत खान बाज़ाब्ता रोने लगा। बड़ी मुश्किल से उसको चुप कराया और बाहर निकल आया। सफ़ीर साथ था, उसके पीछे मुर्तजस्सिस था। हम तीनों बाहर निकले तो मुर्तजस्सिस ने कहा, आप यहीं ठहरे, मैं सुजुकी लेकर आता हूँ। उसकी सुजुकी पर बैठकर हम उस मकान में पहुंचे जहाँ सग़ीर वगैरह मुंतज़िर थे। वसीम मेरे इंतज़ार में बैठा था।
میرے ساتھ مرتجسس کو دیکھ کر اس نے پوچھا، اس سے بات کر لی؟ ہاں ہو گئی یہ بات، اور ہم صبح ہی نکل رہے ہیں۔ گڈ، یہاں سے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ پنڈی، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ تم ایاز کو پنڈی بلا لینا، گو کہ اس وقت ایاز کا متبادل ہمارے پاس ہے۔ یہ مرتجسس کام کا بندہ لگ رہا ہے، لیکن ایاز کی بات ہی اور ہے۔ یوں بھی مرشد سے مقابلہ ہے تو ہمیں پوری طرح ہوشیار رہنا ہوگا۔ میں نے سفیر سے کہا، اوکے میں اسے کال کرتا ہوں، اسی بہانے مونا سے بھی بات ہو جائے گی۔ او بھائی، ایاز اپنی ورک شاپ پر ہوگا اور مونا حویلی میں۔ کیوں، آپ کو بتایا نہیں تھا کہ ایاز اور شاہین کو انکل نے حویلی بلوا لیا تھا؟ شاید وہ اب بھی وہیں ہو۔ سفیر نے کہا، یوں کہتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے کہ مونا سے بات کرنے کا بہانہ چاہیے؟ وسیم نے چوٹ کی، جل کیوں رہے ہو؟ تمہیں اس لیے نہیں کہا گیا کہ تم سعدی سے گھنٹے بھر باتیں شروع کر دو گے؟ سعدی سے میں نے 1-2 منٹ سے زیادہ کبھی بات نہیں کی، جبکہ تم، دکھاؤں کال رجسٹر میں ٹائم؟ ارے تم دونوں تو لڑنے بیٹھ گئے۔ میں نے مداخلت کی، کیا کریں، ہم ایک دوسرے پر چوٹ کر کے یاد دلاتے ہیں کہ کوئی آپ کی کال کے انتظار میں بھی بیٹھا ہے، کبھی اسے بھی یاد کر لیا کریں۔ وسیم نے کہا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے ابھی تک سویرا سے بات نہیں کی۔ مونا اور سعدیہ سے اسے معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں وادی سے لوٹ آیا ہوں۔ یہ میری نااہلی تھی کہ میں نے ابھی تک اسے کال نہیں کی تھی۔ واقعی وہ کیا سوچتی ہوگی؟ سویرا کا خیال آیا تو میں نے سفیر سے کہا، ٹھیک ہے تم دونوں لڑتے رہو، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بات پیدا ہو، اس لیے میں خود ہی کال کر لیتا ہوں۔ چلو بھائی، پتھر میں بھی جونک لگی گئی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ 100 بار کال کریں، ہمارا کیا ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، جب دل کرے گا 10-20 یونٹ خرچ کر کے کال کر لیں گے۔ وسیم نے مسکرا کر کہا۔ انہیں ہنستا چھوڑ کر میں باہر آیا۔ میرے موبائل میں وہ نمبر تھا جو وادی میں جانے سے پہلے سویرا نے دیا تھا کہ یہ نمبر اس کے پاس رہتا ہے۔ میں نے وہ نمبر ڈائل کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف بیل بج رہی تھی لیکن کال ریسیو نہیں ہو رہی تھی۔ میں مایوس ہو کر کال ڈسکنیکٹ کرنے ہی والا تھا کہ کال ریسیو ہو گئی۔ السلام علیکم۔ ادھر سے آواز آئی تھی کہ میں نے کہا، کیا بات ہے، اتنی دیر بعد کال کیوں ریسیو کی؟ میں کچن میں تھی اور وہاں امی بیٹھی تھی، ان کے سامنے کال کیسے ریسیو کرتی؟ تو کیا انہوں نے بیل نہیں سنی ہوگی؟ نہیں، میں نے بیل آف کر رکھی ہے، وائبریشن سے پتہ چلتا ہے کہ کال آ رہی ہے۔ جس دن سے مونا نے بتایا کہ آپ واپس آ گئے ہیں، میں اسی دن سے ہر وقت موبائل اپنے ساتھ رکھتی ہوں۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ اور یہ کون سی اچھی بات ہے کہ اتنے دن بعد کال کرے ہیں؟ اتنے دن بعد؟ اللہ کا خوف کرو، پرسوں تو وادی سے نکلا ہوں، وہاں سگنل نہیں تھا، کل کا دن کچھ مصروف گزرا اور آج موقع مل ہی گیا۔ سفیر و وسیم کو کیسے موقع مل گیا کہ انہوں نے پہلی فرصت میں فون کر کے اطلاع دے دی؟ وہ لوگ یہاں مجھ سے ایک دن پہلے آ گئے تھے، میں صبح پہنچاؤں، دن بھر بھاگ دوڑ رہی، اب کہیں جا کر موقع ملا ہے۔ وہاں کے حالات کیا ہیں؟ سب ٹھیک ہے، بابا نے حفاظتی انتظام انتہائی سخت کر رکھا ہے، اس لیے اب تک کوئی بات نہیں ہوئی۔ ویسے اب آ کب رہے ہیں؟ بہت جلد اور ہمیشہ کے لیے۔ میں پھر کہوں گی کہ ان تمام جھگڑوں سے خود کو الگ کر لیں، یہاں آ کر بیٹھ جائیں۔ یہاں آپ کے دشمن تو کیا، ان کے فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے، اگر آ بھی گئے تو بچ کر نہیں جائیں گے۔ الیکٹرانک آلات سے حویلی قلعے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ بہت جلد آنے والا ہوں، انشاءاللہ جلد تم مجھے اپنے سامنے پاؤ گی۔ آپ کے پاس وعدوں کے علاوہ اور ہے ہی کیا؟ یقین کرو ان دنوں دل میں رہ رہ کر کسک سی ہو رہی ہے، کافی عرصے سے ماں جی کی ڈانٹ نہیں کھائی اور نہ ہی ان کے ہاتھ کا بنا ساگ ملا ہے۔ اور کوئی یاد نہیں آتا؟ وہ روانی میں بول گئی۔ پھر اس نے فوراً تصحیح کی، اس گھر میں بابا بھی ہیں جو منہ سے کچھ نہیں کہتے، لیکن ان کی نگاہیں کہتی ہیں کہ وہ آپ کے آنے کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، بابا بھی یاد آتے ہیں، ان کے علاوہ ایک اور ہستی بھی بڑی شدت سے یاد آتی ہے۔ وہ کون؟ ابھی بتا دیا نا تو تم جل بھن کر کباب ہو جاؤ گی۔ اس کی یاد ہی تو میرا سرمایہ ہے، سوتے جاگتے بس اسے یاد کرتا ہوں۔ وہ میرا مطلب سمجھ گئی، پھر بھی پوچھنے سے خود کو روک نہ سکی۔ ہے کون وہ؟ بس ہے کوئی، واپس آ کر بتاؤں گا۔ میں نے فون بند کیا اور اندر اپنے ساتھیوں کے پاس آیا۔ وہاں پر کوئی بحث چل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ان کی یہ لایانی بحث مزید طوالت اختیار کرتی، میں نے مداخلت ضروری سمجھی اور کہا، اگر تم لوگ خاموش ہو جاؤ تو ایک بات کہوں۔ ارشاد۔ وسیم نے کہا، ہم انسان ہیں اور ہمارے لیے غذا ضروری ہے، تو کیوں نہ عبداللہ مرتجسس کے ساتھ جا کر کچھ کھانے پینے کا سامان لے آئے۔ عبداللہ کھڑا ہو گیا، اس نے مرتجسس کی طرف دیکھا۔ وسیم بولا، ایسا کرتا ہوں میں عبداللہ کے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ مرتجسس نے بغیر مانگے سوزوکی کی چابی اس کی طرف بڑھا دی۔ وسیم چابی لے کر عبداللہ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ان کے باہر نکلتے ہی میں نے کہا، کل ہم لوگ پنڈی میں ہوں گے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے، نئی بات کیا ہے؟ یہاں سے چلیں گے تو پنڈی پہنچیں گے نا؟ سفیر چہکا، وہاں ٹھہریں گے کہاں؟ اس بارے میں بھی تو اپنا خیال پیش کرو۔ کہیں اور ٹھہرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ راجہ صاحب کا بنگلہ ہے نا، راجہ صاحب کے گھر والوں کو اتنی جلدی اس بنگلے کا خیال نہیں آئے گا، تب تک ہم اس بنگلے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ بنگلہ مرشد کی نظروں میں ہے اور نمٹنا تو اسی سے ہے۔ یہ بات کی بات ہے، ابھی ہم وہاں جا کر 1-2 دن تو آرام کر سکتے ہیں، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ وسیم کا وہ دوست جو اسٹیٹ ایجنٹ ہے، اس کے ذریعے کسی اچھے علاقے میں فرنش گھر لے لیں گے۔ ایک گھر وہ والا ملا تھا نا جہاں کا مالک فرنش گھر دے کر لوٹ لیا کرتا تھا، وسیم ایسا ہی گھر دلائے گا۔
और तुम ऐसा घर ढूंढोगे जहां से डाकुओं की दौलत हाथ आ जाए। मैंने हंसकर कहा। बातें अभी जा रही थी कि बाहर एक जोरदार धमाका हुआ और फिर दरवाजे से गोलियों की बौछार टकराई। सफीर जोर से चीखा, सब जमीन पर लेट जाएं। सगीर, अल्लाह डिनू और जीदे ने जमीन पर लेटने में देर ना लगाई। सफीर ने लेटते दीवार की तरफ लुढ़कना शुरू कर दिया ताकि दरवाजे से आने वाली कोई गोली मिजाज न पूछ ले। सिर्फ एक ब्रश चला था, फिर खामोशी छा गई थी। कुछ इंतजार के बाद मैं अपनी जगह से उठा और दीवार से लगकर खिड़की तक पहुंचा। एहतियातन मैंने सगीर की उतरी हुई शर्ट को खिड़की के सामने लहराकर झटके से हटाया, लेकिन बाहर कोई ना था। अगर होता तो फायर जरूर होता। जब बाहर को तगय्युर नजर न आया तो मैंने खिड़की से झांका। सड़क पर बहुत सारे तमाशबीन खड़े थे। सबकी नजरें उसी घर पर टिकी थी। मुझे खिड़की में देखकर कई अफराद ने कुछ कहा। एक तो वो लोग दूर थे, फिर शीने जुबान बोल रहे थे जो मेरी समझ से बाहर थी। मैंने मुड़कर मुतजस्सिस से कहा, यार तुम अपनी जुबान में पूछो कि हुआ क्या है। मुतजस्सिस खिड़की पर आने के लिए उठा ही था कि मैंने कहा, यहाँ से नहीं, बाहर जाकर पता करो, मैं भी साथ चल रहा हूँ। पहले मैं बाहर निकला और फिर वो। मरकजी दरवाजे से बाहर जो चारदीवारी थी उसके गेट पर तबाही के आसार नजर आए। लकड़ी का आराइशी सुतून बारूद से जला हुआ था। दीवार भी क्रैक हो गई थी। यूं लगता था जैसे देसी साख्ता क्रैकर इस्तेमाल किया गया हो। ये बात समझ में आ चुकी थी कि हमलावर सिर्फ धमकाना चाहते थे। ये कौन लोग हो सकते थे, ये भी समझ से बाहर था, इसलिए कि अभी तक ऐसा कोई दुश्मन नजरों में नहीं था। इस नए इलाके में कौन हमारी जान का दुश्मन हो सकता था, ये उस वक्त समझ नहीं आ रहा था। अंदाजा यही था कि इमदाद शाह के लोग जाग उठे हैं। मैं सड़क की जाने बढ़ने लगा। वहां खड़े तमाशबीन हमें इस तरह घूर रहे थे जैसे हमको अजूबा हो। सड़क पर पहुंचते मैंने मुतजस्सिस को आंख से इशारा किया। वो आगे बढ़ा और एक शख्स से शीनो जुबान में कुछ बोला। जवाब में उसने जो कुछ कहा उसे सुनकर मुतजस्सिस मेरी तरफ मुड़कर बोला, बाइक। 2 बाइक पर 4 लोग थे। वो इस तरफ से आए और फायरिंग करते वो उधर निकल गए। पीछे वाली बाइक पर बैठे आदमी ने कोई चीज़ दरवाजे की जानिब उछाली, जिसके बाद धमाका हुआ था। इनसे पूछो कि वो लोग देखने में कैसे थे, क्या मकामी थे या? मैंने मुतजस्सिस से कहा। उसने शायद वही कुछ पूछा था, फिर मुड़कर मुझसे उर्दू में बोला, वो लोग 1 सेकंड के लिए भी रुके नहीं थे। चलती हुई बाइक से कार्रवाई हुई थी। अब मैं समझ चुका था कि यह सिर्फ दहशत फैलाने के लिए किया गया है। मैंने मुड़कर कहा, सफीर कहाँ रह गया? ये कुछ और खेल लग रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये कहते हुए वो मुड़ा और फिर बोला, लगता सफीर अंदर ही है, मैं उसे भी बुला कर लाता हूँ। वो मुड़ा ही था कि मैंने कहा, अंदर जाकर तैयारी करो, हमें अभी और इसी वक्त ये इलाका छोड़ना होगा। यूं भी धमाके की वजह जानने के लिए पुलिस वाले आते होंगे। हमें इन बखेड़ों से बचना है। जब हम वापस कमरे में पहुंचे तो कमरा खाली पड़ा था। ना सगीर था, ना जीदा और ना अल्लाह डिनू। सफीर भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने एक के बाद एक तमाम कमरे देख डाले, लेकिन किसी का भी कुछ पता ना था। तभी मेरी नजर अकब में खुलने वाली खिड़की पर पड़ी। उस खिड़की की ग्रिल कटी हुई थी, जिससे कोई भी शख्स बासानी अंदर दाखिल हो सकता था। मैंने उस खिड़की के पास पहुंचकर बाहर झांका। अकब में मैदान था। कच्ची मिट्टी कुछ गीली थी, इसलिए किसी गाड़ी के टायर का निशान साफ नजर आ रहा था। जब हम बाहर थे तो कुछ लोग उस रास्ते से अंदर दाखिल हुए और इमदाद शाह को बशमुल अल्लाह डिनू, जीदे, सगीर और सफीर को ले गए। उन्होंने बहुत आम तरीका इस्तेमाल किया था। ये इंसानी नफ्सियात है कि धमाका होते ही लोग धमाके की वजह जानने में लग जाते हैं। इसी बात का उन लोगों ने फ़ायदा उठाया और अपने आदमियों को ले गए। मगर सफ़ीर कहाँ गया? क्या वो लोग उसे भी कैदी बनाकर ले गए? मेरे जहन में खतरे की घंटी सी बज उठी। अब वो लोग उस पर तशद्दुद करेंगे। जितनी आसानी से वो लोग सबको ले गए थे, ये हैरत की बात नहीं थी। हैरत इस बात की थी कि सफ़ीर उनके साथ इतनी आसानी से कैसे चला गया। वो अकेला भी कई एक को संभाल सकता था। अभी मैं सोच ही रहा था कि मुतजस्सिस ने सवालिया नजरों से इधर उधर देखते हुए पूछा, ये सब कहाँ गए? यही तो मैं सोच रहा हूँ। हम बमुश्किल 10 मिनट के लिए बाहर गए थे और इधर ये कार्रवाई हो गई। इमदाद शाह, सगीर, अल्लाह डिनू और जीदे सब गायब हो गए। सफ़ीर भी गायब है। मेरा ख्याल है कि सफ़ीर भाई को कोई सुराग मिला है और उनके पास वक्त नहीं होगा हमें बुलाने का, इसलिए वो अकेले ही निकल गए। उनके ताक़ुब में गए होंगे। उसकी बात में दम था। सर, एक अजीब सी मीठी मीठी बू हवा में कहाँ से आ रही है? मुतजस्सिस ने गहरी सांस लेकर कहा। अंदर आते हुए मेरा जहन उलझ गया था, इसलिए मैंने उस बू को महसूस नहीं किया था। अब उसने तवज्जो दिलाई तो याद आया कि ये बू मैथॉल की थी। अब सारी बात समझ में आ गई थी। बाहर से गैस का गोला फेंका गया था। कमरे में गैस फैली और अंदर वाले बेहोश हो गए। वो लोग उन्हें उठाकर ले गए। ये कार्रवाई आम लोगों की नहीं हो सकती थी। जरूर इसके पीछे को मुनज़्ज़म गिरोह है। सफ़ीर मेरे लिए बेहद अहम है। उसे बाजियाब कराना ज़रूरी है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस पर गौर करने लगा। मेरे पास हथियार के नाम पर सिर्फ 2 पिस्तौल थे, एक इमदाद शाह और दूसरा रियासत खान से छीना हुआ। मैंने मुतजस्सिस से पूछा, क्या यहाँ असलहा मिल सकता है? किस किस्म का असलहा? जदीद किस्म का, इसलिए कि हमें मुकाबला करना है। हमारे दुश्मन बहुत ताकतवर हैं। वो जदीद तरीक़ाकार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनके पास असलहा भी इंतहाई जदीद होगा। मेरा साथी उनकी कैद में है, इसलिए हम आराम से नहीं बैठ सकते। 2-2 हाथ करने ही होंगे। मैं कैसे आदमी को जानता हूँ जो असलहे की तिजारत करता है? उससे बात करता हूँ। तो फिर देर ना करो, अभी जाकर बात करो। बल्कि ये कुछ पैसे लेते जाओ। कुछ ऑटोमेटिक गन्स मिल जाए तो हाथ के हाथ लेते आना। ये कहकर मैंने उसे 1000 के नोटों की एक पूरी गड्डी दे दी। इतनी बड़ी रकम हाथ में लेते हुए उसके चेहरे पर जलजले की सी कैफियत थी।
पिंडी पहुंचकर हम तुम्हें बतौर इनाम इससे बड़ी रकम देंगे। जी मैं भी 1 घंटे में आ जाऊंगा, आप लोग फिक्र ना करना। मुर्तजस्सुस ने कहकर दरवाज़ा खोला ही था कि बाहर से फायर हुआ। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि दरवाज़ा खोलते हुए वो आगे बढ़ते बढ़ते रुककर मेरी तरफ मुड़ा था, शायद कुछ पूछना चाहता था। गोली ने दरवाजे में सुराख कर दिया था। फायर होते ही वो खौफ से ज़मीन पर गिरा तो मैं समझा उसे गोली लगी है। मैं फुर्ती से उसकी तरफ खिसकते हुए पहुंचा। उसके जिस्म को हाथ लगाया था कि वो चीख पड़ा। शायद उस पर खौफ हावी हो गया था। जख्म तो नहीं लगा ना? जी नहीं। उसकी आवाज़ में खौफ था। अब तक मुझे जितने भी साथी मिले थे ये उनमें सबसे बुज़दिल साबित हो रहा था। मैं उसे खींचते हुए पीछे लेकर आया और फिर उठाकर बिठा दिया। वो बैठ तो गया लेकिन उसके चेहरे पर अब तक खौफ की परछाइयाँ लर्ज़ां थी। उसने धीमे लहजे में कहा, ऐसा पहली बार हुआ है इसलिए डर गया था, वैसे अब ठीक हूँ। मेरे यार, ऐसे डरोगे ना तो ये दुनिया जीने नहीं देगी। जो डर गया समझो वो मर गया। इस दुनिया में जीना है तो लड़ना सीखो, बुज़दिली इंसान की मौत है। लगता है आप लोगों के साथ रहकर मैं बहादुर बन ही जाऊंगा। पहली बार मुझ पर फायर हुआ ना इसलिए डर गया, अब मैं ठीक हूँ। मगर ये बात समझ में नहीं आई कि किसी को मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है। दुश्मनी तुमसे नहीं हमसे है। वो लोग हमें यहाँ कैद रखना चाहते हैं। शायद उनका इरादा हो कि पुलिस के आने तक हम इसी घर में रहें, इसलिए उन्होंने अपने बंदे को खड़ा किया हुआ है। मगर जब हम कुछ देर पहले बाहर निकले तब तो हमें किसी ने नहीं रोका था। हो सकता है फायरिंग करने वाला बाद में आया हो या फिर उसने हमें पहचानने के लिए उस वक्त कुछ नहीं कहा। अब क्या होगा? अब तो उन्होंने हमारी शक्लें पहचान ली होंगी। ये बात की बात है। फिलहाल तो हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन हम निकलेंगे कैसे? इसलिए कि दरवाजे के बाहर तो वो लोग पहरा दे रहे हैं। कोई और रास्ता नहीं है क्या? एक रास्ता है तो। कौन सा? बराबर वाला घर खाली है, दरमियान में जो दरवाज़ा है उसे तोड़कर हम उस घर में दाखिल होते हैं और फिर उस घर के अकब में जो दरवाज़ा उससे निकल जाते हैं। वो दरवाज़ा उस घर के बागीचे में खुलेगा और बागीचे से हम पहाड़ी की तरफ उतर जाएंगे। किधर है दरवाज़ा? ये कहकर मैंने अंदर वाले कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। जी उधर ही है दरवाज़ा। वो बोलते हुए खड़ा हुआ और उस कमरे में दाखिल हुआ। मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर पहुंचा। उस कमरे को हॉल कहा जा सकता था। खूब बड़ा सा कमरा था। दरवाज़ा अकब में खुल रहा था, उसमें ताला भी नहीं था, कुंडी भी खुली हुई थी। इस दरवाजे पर तो ताला पड़ा रहता है, पता नहीं कैसे खुला रह गया। मुर्तजस्सुस बोला और धक्का देकर उस दरवाजे को खोल दिया। सामने एक बड़ा सा आंगन था। उस आंगन के आखिर में एक दरवाज़ा था जिस पर शायद ताला लगा हुआ था, जिसे किसी ने खोला था, इसलिए कि एक पुराना सा ताला नीचे पड़ा था। दरवाजे को धक्का दिया तो सामने भी आंगन ही था। पहले मैं उधर पहुंचा, मुर्तजस्सुस भी साथ था। हमने उस आंगन को पार किया और कमरे में पहुंचे। उस कमरे में 2 दरवाजे थे। मुर्तजस्सुस बोला, उधर नहीं, वो बाहर का दरवाज़ा है, इस वाले से चलें। उसने जिस दरवाजे की तरफ इशारा किया हम उधर बढ़े। दरवाजे को खोलते ही सामने एक बड़ा सा बागीचा नजर आया। अगर हम इस तरफ की दीवार में बने दरवाजे से गुजरते हैं तो उधर पहाड़ी है, वीराना है, उधर कोई नहीं जाता। सड़क और पहाड़ी के दरमियान ये मकान है, इसलिए हम इधर से उनकी नज़रों में भी नहीं आएंगे। और अगर उधर कोई हुआ तो? उम्मीद तो नहीं है, उनकी नज़रों में सिर्फ वो घर होगा। अगर कोई हुआ भी तो उस घर के अकब में होगा, जबकि ये वाला दरवाज़ा अलग सिमत में खुलता है। देर करना मुनासिब नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर मैंने दरवाजे को खोल लिया। दरवाज़ा खुलते ही वीरान पहाड़ी नजर आई। मैंने पिस्तौल निकाल लिया और झुककर दरवाज़ा पार कर लिया। मुर्तजस्सुस ने भी मेरी तकलीद की। हम झुके झुके आगे बढ़ते चले गए। काफ़ी आगे जाने के बाद पहाड़ की चढ़ाई आ गई तो मैंने कहा, पहाड़ी पर चढ़ना मुनासिब नहीं है, दूर से हमें देखा जा सकता है। पहाड़ी पर चढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी जाने बढ़ते चले जाएं। कुछ आगे जाने के बाद एक सड़क है, उस पर गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। किसी से लिफ्ट लेकर हम वापस शहर में आ सकते हैं। वैसे भी इधर से शहर ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल भी आ जा सकता है। तो फिर वक्त बर्बाद मत करो और पैदल ही चल दो। अगर लिफ्ट मिल गई तो ठीक है, वरना पैदल ही पहुंच जाएंगे। मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, कोई ना कोई गाड़ी आ ही जाएगी। मुर्तजस्सुस की बात अभी ख़त्म भी ना हुई थी कि एक वैगन आती नजर आई। मैंने उसे रोकने के लिए हाथ उठा दिया। जैसी गाड़ी रुकी मैंने अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। कोई भी सीट खाली नहीं थी। कई लोग रुकू की हालत में पहले से मौजूद थे। उनकी सफ़ में हम भी शामिल हो गए। गाड़ी स्टार्ट हुई और आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाने के बाद वो उसी सड़क पर मुड़ गई जो उस तरफ से आ रही थी, जिस तरफ वो मकान था जहाँ हम ठहरे थे। अगर दाएं जानिब ना मुड़कर बाएं जानिब मुड़ जाते तो वापस उसी घर के दरवाजे पर पहुंच जाते। कुछ दूर आगे जाते ही शहर की इमारतें नजर आने लगी। अभी हम शहर में दाखिल हुए नहीं थे कि एक के पीछे एक 2 पुलिस वैन सामने से आती नजर आई। मैं समझ गया कि पुलिस की नींद टूट गई है। उसे पता चल गया कि किसी घर पर हमला हुआ है और अब वो उन्हें बचाने या मुलजिम को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। वैन हमारे बराबर से गुजरती हुई दूर निकल गई और हम शहर में दाखिल हो गए। शहर के बस स्टॉप पर वो वैन रुकी तो हम बाहर आकर कमर सीधी करने लगे। फिर मैंने मुर्तजस्सुस से पूछा, कोई ऐसा ठिकाना है जहां हम रुक सकें? इसलिए कि जब तक मैं अपने साथी को उनके चुंगल से ना छुड़ा लूँ इस इलाके से नहीं जा सकता। मेरा एक दोस्त है, वो इन दिनों हुंजा गया हुआ है अपने बीवी बच्चों को लाने। इत्तेफाक की बात है कि वो जाते वक्त अपने घर की चाबी मुझे दे गया था, इसलिए कि उसका एक भाई पिंडी में रहता है।
और उसका यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। वो चाबी तुम्हारे पास है? जी हाँ, इस वक्त भी मेरी जेब में है। तो फिर चलो उसी तरफ चलते हैं। वो मुझे लेकर स्टॉप के सामने वाले इलाके की तरफ चल पड़ा। वो मकान 2 कमरों पर मुश्तमिल था और उसके हर कोने से गुर्बत झलक रही थी। मैले कुचैले और छोटे से कमरे थे। मैंने पूछा, मुर्तजस्सुस, वो घर तुमने अपने नाम से लिया था, बाद में कहीं तुम्हें पुलिस परेशान तो नहीं करेगी? इन दिनों मालिक मकान भी यहाँ नहीं है, वो भी अपने घर गया हुआ है, उसे आने में कई 1 माह लगेंगे। इतने दिनों में तो केस भी दब गया होगा। अगर किसी ने पूछा भी तो मैं कह दूंगा कि उन लोगों को मैंने सैया समझकर घर दिलाया था, उन्होंने मुझे माकूल कमीशन दिया था। ये बात इसलिए भी खप जाएगी कि सैया लोग आते रहते हैं, उनसे कोई नहीं पूछता कि तुम क्या करने आए हो। मैं भी यही बयान दे दूंगा, पुलिस वाले कुछ ले देकर जान छोड़ देंगे। तुम फिक्र नहीं करना, मैं तुम्हें इतना कुछ दूंगा कि तुम्हें नौकरी की भी फिक्र नहीं होगी। बड़ा सा घर बना के रहना, अगर खेती से दिलचस्पी है तो मजीद ज़मीन खरीद लेना या कोई और चीज़। मैंने उसकी पीठ पर थपकी दी। जी हाँ साहब, मुझे बहुत अरमान है कि मोहसिना को अपने घर की रानी बनाकर रखूं, उसे हर आराम दूं, उसके लिए बड़ा सा घर बनाऊं और हम दोनों हर फिक्र से आज़ाद होकर ज़िंदगी गुजारें। बेफिक्र हो, तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे होंगे। ना सिर्फ मैं तुम्हें एक बड़ी रकम दूंगा बल्कि हुकूमत से भी इनाम दिलवाऊंगा। तब तो मेरा बहुत नाम हो जाएगा, लोग मुझे इज्जत की निगाह से देखेंगे कि हुकूमत ने मुझे इनाम का हकदार करार दिया है। वैसे सर, आपका ताल्लुक किस शोबे से है? क्या आप इंटेलिजेंस वाले हैं? इतनी जल्दी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब मालूम हो जाएगा। बास बातें राज में रहे तो अच्छा है। पता नहीं उसने मेरी बात का क्या मतलब लिया कि वो बिल्कुल मुतमईन नजर आने लगा। शायद वो अपने मफरूज़े पर यकीन कर चुका था कि मेरा ताल्लुक खुफिया महकमे से है। वो कमरे की सफाई में लग गया। उसने बिस्तर की चादर को दुरुस्त किया, फिर बोला, ऐसा करता हूँ, बाजार से 1-2 चादरें ले आता हूँ। अगर बाजार में तुम्हारे को जानने वाला मिल गया तो? जानने वाला तो पूरा शहर है, ये शहर है ही कितना बड़ा। फिर मैं बस स्टैंड पर रहता हूँ, इसलिए तकरीबन सभी जानते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कोई दुश्मन टकरा गया तो? फिलहाल इन बातों को रहने दो, सिर्फ ये सोचो कि उनसे निपटा कैसे जाए। मैंने जेब से अपना मोबाइल निकाला और वसीम का नंबर डायल करने लगा। दूसरी बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई। राब्ता होते मैंने पूछा, कहाँ हो तुम लोग? इस वक्त तो घर से बाहर खड़े हैं। अंदर क्या हो रहा है? पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले रखा है। हम अब वहाँ नहीं हैं, शहर वापस आ जाओ। बस स्टॉप पर तुम्हें मुर्तजस्सुस मिल जाएगा, वो नए घर में ले आएगा। ये कहकर मैंने कॉल ऑफ कर दी और मोबाइल को जेब में रख लिया। मुर्तजस्सुस ने कहा, हमें सुराग लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि उन्होंने सफ़ीर भाई को कहाँ रखा है। अभी तक हम खुद को महफूज रखने के जतन में लगे हुए थे, अब उसी सिमत में काम करेंगे। तुम बस स्टैंड पर चले जाओ, वहाँ वसीम आ रहा है। मैंने कहा तो वो बाहर निकल गया। अब मैं हालात का तज्जिया जहन में करने लगा। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि दरवाज़ा खुला और वसीम, अब्दुल्ला और मुर्तजस्सुस अंदर दाखिल हुए। क्या हुआ है? वसीम ने अंदर आते ही पूछा। मैंने उसे तमाम बात बताई तो वो बोला, सफ़ीर का यूं गुम हो जाना अजीब है, मेरा ख्याल है वो ताक़ुब में गया होगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अब्दुल्ला बोला, उसके मोबाइल पर कॉल करते हैं, हो सकता है दुश्मनों की नज़र मोबाइल पर ना पड़ी हो। वसीम ने ख्याल पेश किया। मैं खुद भी यही करने वाला था, लेकिन जब वसीम ने कह दिया तो उसकी तारीफ करना पड़ी कि तुमने सही कहा है। वसीम ने फ़ौरन अपने मोबाइल से नंबर डायल किया और मोबाइल को कान से लगा लिया। उसका चेहरा खिल उठा। मैं समझ गया कि बेल जारी है। फिर उसका चेहरा उलझन की आवाज़ का बन गया। शायद कॉल रिसीव नहीं हुई थी। उसने दोबारा नंबर डायल किया और उधर की आवाज़ सुनता रहा, लेकिन कॉल रिसीव नहीं की गई। मैंने मना किया, बार बार कॉल ना करो, हो सकता है कि वो कॉल रिसीव करने की पोजीशन में ना हो और रिंगटोन सुनकर कोई दूसरा मोबाइल पर कब्जा ना कर ले। सफ़ीर रिंगटोन बंद रखता है लेकिन वाइब्रेशन सिस्टम ऑन रहता है। वसीम ने फिक्रमंदी से कहा, उसे पता लग चुका होगा कि कॉल की जा रही है, मौका मिलते वो खुद फ़ोन कर लेगा, ज़रूर करेगा। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि वसीम का फ़ोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर नज़र डाली तो उसका चेहरा खिल उठा। मैं समझ गया कि दूसरी तरफ सफ़ीर है। वसीम ने कॉल रिसीव करते ही कहा, कहाँ है तू? जल्दी बोल, महले वकूफ़ बता, हम अभी पहुँच जाते हैं। वसीम ने स्पीकर ऑन कर दिया था। उधर की आवाज़ मुझे सुनाई दी। सफ़ीर बोला, मैं तुम लोगों को ढूंढ रहा हूँ, साइकिल चला चला कर मेरी टांगें नाकारा हो गई हैं। साइकिल? ये साइकिल का जिक्र कहाँ से आ गया? लंबी कहानी है, जल्दी बताओ हो कहाँ पर? ऐसा करो, बस स्टॉप पर आ जाओ, अब हम शहर शिफ्ट हो गए हैं। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, बस स्टॉप पर मैं मुर्तजस्सुस को भेज रहा हूँ। ओके, मैं शहर की तरफ आ रहा हूँ। सारे मसल्स फूल गए होंगे, इतने दिनों बाद साइकिल चलाई है और वो भी मुसलसल कई घंटे तक। ये कहकर उसने कॉल काट दी। मैंने मुर्तजस्सुस की तरफ देखा। वो बोला, मैं जा रहा हूँ, अगर आप कहें तो मैं एक चक्कर मोहसिना के घर का भी लगा लूँ, कई दिन से उसको देखा भी नहीं है। मुर्तजस्सुस का लहजा अल्तिजाइया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इजाज़त नहीं बल्कि भीख मांग रहा हो। मैंने उसे डांट दिया, ये मौका मुनासिब नहीं है, हमें बिल्कुल खबर नहीं कि दुश्मन कहाँ से वार करेगा, इसलिए हम वक्त होशियार रहना है। जिंदगी रही तो मोहसिना से जिंदगी गुलजार कर लेना, लेकिन इस वक्त नहीं। वो बुझ सा गया और मुंह लटका चला गया। उसे गए हुए ज़्यादा देर न गुजरी थी कि दरवाज़ा खुला। ऐसा लगा था जैसे उसको खोलने के लिए किसी ने लात मारी हो।
उस धड़ाम की आवाज़ पर हम दोनों चौंक पड़े। वसीम ने भी पिस्तौल निकाल लिया। बस फायर करने की देर थी कि सफ़ीर का कहकहा गूंजा। वो एक स्पोर्ट्स साइकिल समेत अंदर घुस आया था। उसने अंदर आते ही कहा, याराने बावफा, अर्ज़ है कि मैं पूरे 2.5-3 घंटे से साइकिल पर हूँ। इसलिए लगता है कि ये साइकिल मेरी टांगों से चिपक गई है और जुदा होने पर बिल्कुल तैयार नहीं है। इसलिए इसके साथ अंदर आया हूँ कि अगर आप लोगों को एतराज़ ना हो तो मुझे साइकिल पर से उतार दें। आजा, मैं तुझे गोद में उठाकर चांद दिखाऊं। ये कहते हुए वसीम ने हाथ फैलाकर उसकी तरफ बढ़ाए और सचमुच उसने सफ़ीर को गोद में उठाने की कोशिश की, मगर वो खुद ही उछलकर साइकिल से नीचे आ गया। दरवाजे पर खड़ा मुर्तजस्सुस अपनी हंसी रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखे था। उसके एक हाथ में बड़ा सा शॉपर था, खूब बड़ा सा। इसमें क्या ले आए? सफ़ीर भाई पहुंचे नहीं थे। बस स्टॉप पर मेरे एक जानने वाले की दुकान है, उसके यहाँ से 2 चादरें ले ली ताकि इस गंदे माहौल का कुछ असर कम हो सके। वापसी के वक्त मुझे ख्याल है कि कुछ देर में भूख भी लग सकती है, सो कुछ रोटियां और मटन कढ़ाई भी ले ली। कुछ भी कहो, ये बंदा है बड़े काम का। वाकई मुझे भूख लग रही है, गधे की तरह मेहनत की है मैंने। सफ़ीर ने झपट कर उसके हाथ से शॉपर लिया और उसमें से खाने के लवाजमात वाला शॉपर अलग करके वापस उसे मेज़ पर रख दिया। मुतजस्सिस ने शॉपर उठाया और उसमें से चादर निकालकर बेड पर बिछाने लगा। इतनी देर में वसीम ने पता नहीं कहाँ से 2 प्लेटें ढूंढ ली और उन्हें धोकर ले आया। उसमें सालन रखते हुए बोला, खाने के दरमियान अपनी कहानी भी सुनाते रहना ताकि खाने का मज़ा दोबाला हो जाए। कोई नहीं, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपनी रुदात सुनाता रहूँ और तुम बोटियाँ कम करते जाओ। पहले मैं डट कर खाऊंगा, फिर चाय पीऊंगा और फिर सुनाऊंगा कि इमदाद शाह को कहाँ रखा गया है। सफ़ीर ने कहा और रोटी का निवाला तोड़ने लगा। और मैं सब्र का दामन छोड़कर तुम्हारा सर तोड़ने पर गौर करने लगा हूँ। जल्दी बताओ, इमदाद शाह को कहाँ रखा है? वसीम ने मसनूई गुस्से से कहा और रोटी वाली प्लेट उठाकर अपनी गोद में रख ली। पहले चाय की तैयारी पकड़ो। मुर्तजस्सिस ने शॉपर में चाय ली है, उसी शॉपर में होगी। जब प्लेट ढूंढ निकाली तो कप भी ढूंढ लो, इतनी देर में मैं पेट भर लेता हूँ। सफ़ीर अपनी बात पर कायम रहा। मुर्तजस्सिस बोला, आप खाना तो ख़त्म करें, मैंने चाय के लिए प्यालियाँ धो ली हैं। अब्दुल्ला किसी सोच में गुम था। ऐसा लग रहा था कि वो दिल ही दिल में कोई प्लान बना रहा है, इसलिए उसने अभी तक किसी बात में दखल नहीं दिया था। तो फिर देर किस बात की, मैं चाय भी खाने के साथ ही लूँगा। सफ़ीर ने कहा। हाँ, अब बोलो। मैंने मुस्कुराते हुए सफ़ीर को मुखातिब किया। उसने खाना खाकर पेट पर हाथ फेरा। अगर मैंने सादिया को तेरे जुल्म का ना बताया ना कि तू मुझे खाने भी नहीं देता, तो फिर कहना, फिर वो जो करेगी सो करेगी, मुझे मत कहना कि ऐसा क्यों किया। सफ़ीर ने वसीम से कहा, इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि तुम वहां से फरार क्यों हुए थे। मैंने बातों का रुख बदलने के लिए कहा, हुआ ये कि। सफ़ीर चाय का सिप लेकर बोला, जैसे धमाका हुआ और सब उधर दौड़े, उसी वक्त मुझे अकब से किसी गाड़ी के ब्रेक की आवाज़ आई जो बिल्कुल करीब की लगी। मैं उधर मुतवज्जो हो गया क्योंकि उधर कोई सड़क नहीं है, फिर गाड़ी क्या करने आई है। मैं हिफ्ज़ मातक़द्दुम के तहत उधर गया था। उसी वक्त मुझे कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ आई। मैं उन्हें देखना चाहता था, लेकिन खिड़की खोलता तो वो होशियार हो जाते, इसलिए मैंने बराबर वाले दरवाजे को खोला और उस घर के आंगन में पहुंच गया। अकब में जो दरवाज़ा था उसको खोला और उधर से झांका तो देखा कि एक बंदे ने कोई चीज़ अंदर फेंकी है। फिर पीछे हट गया। मैं समझा था कि ग्रेनेड वगैरह टाइप का कोई गोला है। मैं चौंका भी, मगर आवाज़ नहीं, तो फिर झांका। नजर आए कि वो लोग खिड़की के पास खड़े गैस सिलेंडर से ग्रिल काट रहे हैं। मैं वहीं दुबक कर देखने लगा। जब वो लोग अंदर से एक के बाद एक बंदे को लाकर गाड़ी में भरने लगे तो मैं समझ गया कि आप सब लोग बाहर निकल गए हो। घर खाली है, वरना इतनी आसानी से ये लोग इमदाद शाह को बाहर नहीं ला सकते थे। उन बंदों के हाथ में जदीद असलहा था और हम खाली हाथ। वसीम बोला, और तुमने उनके ताक़ुब का फैसला कर लिया? वो भी साइकिल पर। अब्दुल्ला ने लुकमा दिया। तो और क्या, मैं ताक़ुब करने के लिए तुम्हारी इजाज़त का मुंतज़िर रहता कि तुम आओ और मुझसे कहो, ज़रा जाकर देखो तो ये लोग क्या करने वाले हैं, कहाँ रहते हैं। यार वसीम, इसे बात पूरी करने दो। मैंने चिढ़कर कहा। वो लोग एक के बाद एक बंदे को उठाकर इस तरह ला रहे थे जैसे वो सब बेहोश हों। मैं समझ गया कि वो लोग ग्रिल काटने के लिए गैस सिलेंडर के साथ आए हैं। क्या वो क्लोरोफार्म के बगैर आए होंगे? अब मैं क्या करूं, यही सोच रहा था कि मेरी नज़र आंगन में खड़ी साइकिल पर पड़ी। मैंने साइकिल को उठा लिया। जैसे ही गाड़ी सड़क पर चढ़ी, मैं साइकिल पर ताक़ुब में लग गया। हालांकि दरमियान में फासला बहुत रहा, लेकिन सड़क भी वीरान और इलाका भी मैदानी, यानी दूर से नजर आने वाला। गाड़ी जहाँ रुकी उस मकाम से मैं तब भी 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर था, लेकिन वो घर नज़रों में आ गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस घर तक पहुंचा, अच्छी तरह जायज़ा लिया और फिर वापस आ गया। तुम पहले वहाँ गए थे जहाँ हम ठहरे हुए थे? मैंने पूछा तो वो बोला, हाँ। उस मकान के नज़दीक पहुंचा तो वहाँ का मंजर ही ऐसा था कि मैं सड़क पर ही रुक गया। 2 पुलिस मोबाइल खड़ी थी और बहुत सारे तमाशबीन भी। उसी भीड़ में मैं भी शामिल हो गया था कि मोबाइल बज उठा। मैंने दोबारा पैडल मारना शुरू कर दिया। सफ़ीर ने बात ख़त्म की और बिस्तर पर लेट गया। वसीम ने कहा, अब क्या इरादा है, उस मकान का जायज़ा ना लिया जाए? तुम्हारे ख्याल में क्या मैंने जायज़ा लिया नहीं होगा? मैंने उस मकान का आगे पीछे हर जाविये से जायज़ा लिया है। सफ़ीर बोला, आम सा मकान है, तकरीबन 8 बंदे हैं, सबके सब मुसल्ला,
سب کے پاس جدید اسلحہ ہے. اور کچھ پوچھنا ہے؟ امداد شاہ کو وہیں رکھا ہے یا کہیں اور لے گئے ہوں گے؟ میرے خیال سے تو وہیں ہوگا، اس لیے کہ جب تک میں تھا وہاں سے کوئی گاڑی نہیں نکلی. وہ زخمی تھا، میں نے اس کی ران کو موم بتی سے داغا تھا. یہ کوئی اتنا بڑا زخم نہیں ہے کہ آپریشن تھیٹر کی ضرورت پڑے. مرہم وغیرہ لگا دیا گیا ہوگا. رات ہونے دو، وہاں کا ایک چکر لگاؤں گا میں نے کہا اور چائے پینے لگا. اتنی دیر سے مرتجسس چپ تھا. سفیر کے خاموش ہوتے ہی وہ بولا، سر میں ایک چکر لگاؤں محسنہ کے گھر تک؟ وسیم بولا، او مجنو کے نانا، کچھ تو صبر کر لو. تمہاری محبوبہ کہیں جا نہیں رہی، ابھی ہر طرف دشمن ہے. اگر ان کے ہتھے چڑھ گئے تو جان سے بھی جاؤ گے. ہوشیاری کی ضرورت ہے. تھوڑا صبر کر لو، پھر دیکھنا ہم خود تمہیں صحرا پہنا کر محسنہ کے پاس چھوڑائیں گے. جی بہتر. وہ مایوسی سے بولا اور پلیٹیں اٹھا کر دھونے کے لیے چلا گیا. اس کا چہرہ دیکھ کر سفیر مسکرا کے رہ گیا، لیکن وسیم نے قہقہا لگا دیا. عبداللہ بھی مسکرانے لگا. سفیر آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ چکا تھا. میں نے عبداللہ سے کہا، ہم کچھ ہی دیر میں جب اندھیرا پھیل جائے گا اس مکان کی طرف جائیں گے. تم بھی تیار رہنا. ہاں، اچھا سا سوٹ نکال لینا، پرفیوم بھی لگا لینا. وسیم بولا، مجھ سے زیادہ پرفیوم کی ضرورت تمہیں ہے، میرے لیے تو پستول ہی کافی ہے. عبداللہ نے جوابی چوٹ کی، اور پستول اس وقت نایاب ہے. وسیم بولا. اس کی بات سن کر مجھے یاد آیا کہ مرتجسس کو ہتھیار کی فراہمی کے لیے جانا تھا. میں نے مرتجسس کی طرف دیکھا. او بھائی، تم نے کہا تھا کہ کوئی تمہارا جاننے والا ہے جو ہتھیار فراہم کرتا ہے. جی ہاں ہے، تو میں بھی اس سے رابطہ کرتا ہوں. یہ کہہ کر وہ میرے قریب آ کر موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا. پہلی ہی بار کی بیل پہ فون ریسیو ہو گیا. ادھر سے کچھ کہا گیا کہ مرتجسس نے جواب دیا. مرتجسس بول رہا ہوں. جی ڈرائیور، ایک کام ہے. جی، میرے دوست کو 1-2 اچھے ہتھیار چاہیے. جی، پیسہ نقد ملے گا اور ابھی ملے گا. اوکے، میں آ رہا ہوں. جی. اس نے موبائل آف کیا اور پھر بولا، ابھی چلنا ہوگا. پیسے ہیں تمہارے پاس؟ اسلحے کی پہچان وسیم کو ہے، اسے لے جاؤ ساتھ. میں نے مشورہ دیا. آئیے وسیم بھائی. مرتجسس نے باہر کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا.